अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं पाकिस्तान। अब्दुल्ला और हुमा के साथ मोहम्मद अजीज के कुछ यादगार गाने भी आज शो का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन अभी सुबह है, दिन का आगाज है। हम चाहते हैं कि किसी अच्छे नोट पर आपका दिन शुरू कर दें। अच्छा नोट ही तो था वो, म्यूजिक इतना अच्छा था। म्यूजिक तो अच्छा था, लेकिन एक और क्यूट चीज भी है। लेकिन एट द सेम टाइम उस अच्छे नोट में एक सैड एलिमेंट भी है कि मोहम्मद अजीज साहब दुनिया छोड़ गए। हुमा एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो लिहाजा हम उनको ट्रिब्यूट तो देंगे और बिल्कुल डिटेल ट्रिब्यूट देंगे। बल्कि आपको ये भी बताएंगे कि आज जब सुबह हम शो पे आए तो वो माय नेम इज लखन लगा हुआ था। तो मैंने जल्दी से पूछ लिया, मैंने कहा मतलब कि आज हम क्या कर रहे हैं जो ये लगा हुआ है। तो मेरी टीम वन ऑफ द टीम मेंबर्स सेड कि वो तो फौत हो गए हैं। अब यू नो द फर्स्ट थिंग दैट केम टू माय माइंड, आपको पता है माय नेम इज लखन हो तो पहला बंदा कौन आता है? अनिल कपूर। मैं तो खौफजदा होगी, मैंने कहा व्हाट व्हेन डिड दिस हैपन? अल्लाह ना करे बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। करतारपुर की ओपनिंग की हम बात कर रही थी, तो हम आपको इस बारे में अभी जरा अपडेट देते हैं और उसके बाद जो ही ये संगे बुनियाद रखने की तकरीब शुरू होगी, भारी मशीनरी भी बाय द वे पहुंचा दी गई है, वहां पे आपको बराह रास्त भी लिए चलेंगे। लेकिन आपको जल्दी से एक दफा फिर बता दें, इफ यू आर जस्ट जॉइनिंग अस, आज करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह हो रहा है। वजीर आजम इमरान खान पाक भारत ताल्लुकात की बहाली का एक और रास्ता खोल रहे हैं और भारतीय वफ्द साबिक भारतीय क्रिकेटर और सियासतदान नवजोत सिंह सिद्धू की क़यादत में वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुंचा है। और नवजोत सिंह सिद्धू का कहना था कि इमरान खान ने 3 माह पहले जो बीज बोया आज वो पौधा बन चुका है और इससे ज़्यादा खुशी ना मुझे हो सकती थी और ना 12 करोड़ सिख बरादरी को। उन्होंने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। ऋणिया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब दा, जिन्हों ने 3 महीने पहला ये बीज बोया सी, अज पौधा उगिया। जिमें नवा सृजन, नवी उमंग, नवी तरंग दे नाल नवी सवेर उदय होंदी है। खुशियां ही खुशियां हो दामन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए। बात करने के लिए हमारे साथ हैं सीनियर भारतीय सहाफ़ी राजदीप सरदेसाई, उनका नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। पाकिस्तान ने भारत के साथ ताल्लुकात की बेहतरी की तरफ कदम उठाया है, डेफिनेटली ये वाला दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। क्या भारत भी इसका ऐसा ही जवाब देगा? करतारपुर साहब का जो इनिशिएटिव लिया है और जिस तरह से भारत ने रेसिप्रोकेट किया है, मुझे लगता है ये अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ भारत बिल्कुल तैयार है कि अगर पाकिस्तान एक पहल ले करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर, तो इंडिया भी उतने ही तेज कॉरिडोर बनाने की कोशिश करेगा। मैं समझता हूँ कि ये जो दोस्ती का हाथ अगर है तो उसे नरेंद्र मोदी तो तैयार होंगे अपना हाथ बढ़ाने। हालांकि आप कह सकते हैं चुनावी माहौल है, कुछ फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आप दोस्ती का हाथ वाकई बढ़ाना चाहते हैं और वाकई ट्रस्ट डेफिसिट मिटाना चाहते हैं, टेरर एक सवाल है। अगर आप आतंकवाद को दूर हटाना चाहते हैं और उसके बाद ये दोस्ती वाकई दोस्ती करना चाहते हैं, तो भारत रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन एक सवाल है, 26/11 में जो टेरर अटैक के बाद जिस तरह से हाफिज सईद, जाकिर रहमान लखवी के नाम निकले और उन पर कार्रवाई, इससे मुझे लगता है जब तक वो ना हो तब तक पूरी तरह से जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो कम नहीं होगा। राजदीप, आप 26/11 की बात कर रहे हैं तो हम कश्मीर की बात करेंगे। वहां पे बसने वाले कश्मीरी बहन भाइयों को कैसे भूला जा सकता है? करतारपुर राहदारी तो खुल गई है। अब अगर भारत भी मकबूजा कश्मीर में मारामारी खत्म करते, रवैये में नरमी लाए, गुज़श्ते हफ्ते की बात कर लें, खूनी हफ्ता गुजरा है मकबूजा कश्मीर के अवाम के लिए, तो फिर कश्मीर के मसले का भी हल तलाश किया जा सकता है। क्या कहेंगे? देखिए, कश्मीर मसला है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप केवल कश्मीर को मसला बनाकर दोनों देशों के बीच बातचीत आगे नहीं बढ़ाते, ये भी गलत है। जिस तरह से मैंने कहा, टेरर को भी अगर आप एक तरह से केवल आतंकवाद पर फोकस करें, बाकी इश्यूज पर बातचीत ना हो, तो ये इससे दोनों देशों के बीच में मसले हल नहीं होंगे। छोटे छोटे मसले हैं, उन्हें हल करिए और फिर धीरे धीरे जो बड़े मसले हैं उन पर जाइए। लेकिन वायलेंस बंद होना पड़ेगा, कश्मीर में हो या कहीं भी हो। अगर हिंसा पर आप उतर आएंगे, अगर इसी तरह से दहशत फैलाएंगे, तो मैं समझता हूं कि दोनों देशों के बीच में दोस्ती नहीं हो सकती और दोस्ती साथ में नहीं जा सकते। अच्छा राजदीप, ये भी बताइएगा, और ये हम आगे बढ़ रहे हैं बात से, कि पाकिस्तान सार्क कॉन्फ्रेंस होस्ट करने वाला है और इसके लिए आपके वजीर आजम जी को भी बुलाएंगे, तो आपकी नज़र में मोदी जी को क्या करना चाहिए?
देखिए, नरेंद्र मोदी जी मुझे नहीं लगता इस समय पाकिस्तान आएंगे। उनका एक इलेक्शन है अप्रैल मई में, चुनाव के पहले तो नहीं आएंगे। लेकिन अगर माहौल बन पाए, छोटे छोटे स्टेप्स लिए जाए, वाकई दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए, तो क्यों नहीं, मोदी जी जरूर आ सकते हैं और सार्क समिट जरूर हो सकता है। अच्छा, एक ऐसे कॉमन टॉपिक की राजदीप बात कर लेते हैं जिसको हम सब चाहते हैं, और वो खेल है क्रिकेट का खेल। बड़ा अरसा हो गया बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान इंडिया की नहीं हुई है। दोनों तरफ के अवाम इन दोनों मुल्कों को क्रिकेट के मैदानों में देखना चाहते हैं। पहले ये तो किया जा सकता है, इस तरफ क्यों प्रोग्रेस नहीं होती? देखिए, क्रिकेट तो होना चाहिए, इसके 2-3 कारण हैं। एक तो हमारी टीम आपसे अच्छी है, अब तो इंडिया की टीम जब अच्छी है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस हों। नंबर 2, क्रिकेट और दोनों देशों एक हमारे कल्चर की एक हिस्सा है जो हमें कभी खोना नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो देखे मोहम्मद आमिर वर्सेस विराट कोहली, क्यों ना देखे। उनमें उन दोनों के बीच में जो कॉन्टेस्ट होता है वो रोमांचक होता है, वो होना चाहिए। और तीसरी बात मैं समझता हूं, ये जो भारत और पाकिस्तान के मसले हैं वो नेताओं और डिप्लोमेट्स के बीच में उन्हें हल करना है। आप क्रिकेटर को टारगेट मत करिए, उन्हें हथियार मत बनाइए। क्रिकेट होना चाहिए। मैं तो कहता हूं पाकिस्तान क्रिकेटर आईपीएल में खेलने चाहिए और इंडियन क्रिकेटर्स यहां पीएसएल में खेलने चाहिए। खेलिए, दिखाइए। इससे म्यूजिक, क्रिकेट, कल्चर, आर्ट, जब तक आप इन पर फोकस नहीं करेंगे तो दोनों देशों के बीच में रहा क्या जाएगा। शुक्रिया आपका राजदीप सर। लेकिन बात कर रहे थे, एक सेकंड, आईपीएल में खेलना चाहिए, तो आईपीएल में तो खेलते थे, आपकी तरफ से मना किया गया। तो अच्छा, वो कह गए कि उनकी टीम हमसे अच्छी। तो राजदीप, आपको पता है ना कि हम नंबर 1 है इन वर्ल्ड T20, और बाकी फॉर्मेट्स की अगर बात करें तो कल का टेस्ट मैच ही उठा के देख लीजिए, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम कितने अच्छे और कितने बुरे हैं। बस क्रिकेट की ही बात हो एटलीस्ट आधा घंटा। तो कल भी ऑब्वियसली कहा था कि दुबई टेस्ट पर यासिर शाह की गिरफ्त जो है वो बिल्कुल मजबूत है। कीवीज की 20 में से 14 विकेटें तो सिर्फ यासिर शाह ने ही ले ली हैं। कमाल नहीं हो गया? कमाल ही हो गया, अनबिलीवेबल सी बात हो गई थी। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, 2 दिन से यासिर शाह ने बोल्ड कर दिया, यासिर शाह की बॉल पर कैच, यासिर की LBW की अपील, मतलब कि यासिर की ही बातें हो रही हैं। जरा बात करते हैं कि हमने जो कमाल किया है और अब इस मैच की जीत को हम सीरीज की फतह में बदल सकेंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा? क्योंकि पहला टेस्ट हम हारे, दूसरा हम जीते, अभी तीसरा बाकी है। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर एशियन ग्रिडमैन ज़हीर अब्बास साहब। बहुत शुक्रिया ज़हीर साहब, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा, पाकिस्तान दुबई टेस्ट जीत गया, हम सब बड़े खुश हैं। बॉलिंग का असर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। पहला मैच हारने के बाद आपको तवक्को थी कि ये इतना जबरदस्त कमबैक करेंगे? मुझको पूरी उम्मीद थी कि पाकिस्तान जो है उसकी परफॉर्मेंस पहले टेस्ट मैच के मुकाबले में बहुत अच्छी होगी, और वैसे ही हुआ कि पाकिस्तान ने 418 का एक हदफ दिया था न्यूजीलैंड की टीम को, लेकिन पाकिस्तान ये आसानी एक इनिंग्स और 16 रन से जीत गई। इसका सेहरा जो है यासिर पे जाता है। यासिर की बेहतरीन बॉलिंग की वजह से पाकिस्तान जो ये मैच जो है ये बड़ी आसानी से जीत गया। इस पे कोई शक नहीं कि यासिर एक बहुत अच्छा बॉलर है और उसने 14 विकेट्स लिए हैं इस एक ही मैच में, तो बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। इसने इमरान खान का रिकॉर्ड बराबर किया है। देखिए, रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो जो बनते हैं, तो मतलब रिकॉर्ड जब बनता है तो वो भी एक रिकॉर्ड टूटता है और एक रिकॉर्ड जो है वो बराबर हुआ है। तो मैं इसका सेहरा जो है इस मैच का जो सेहरा जो है यासिर के नाम करता हूँ। अच्छा ज़हीर अब्बास साहब, बहुत से लोग ये भी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में अच्छा खासा स्कोर बनाया तो सही, लेकिन रफ्तार बड़ी कम थी। मॉडर्न गेम में ये पॉलिसी चल सकती है या बेहतरी लाना होगी? बहुत बेहतरीन लाना पड़ेगी। 418 रन जो थे एक दिन, ये जो स्कोर किए गए बहुत स्लो स्कोर हुआ है। देखिए, टेस्ट क्रिकेट से और लंबी क्रिकेट से लोग जो है वो वैसे तंग आए हुए हैं, लेकिन अगर आपने इसको ज़िंदा रखना है, और जैसे कि विकेट्स हैं दुबई की और अबू धाबी की, वहाँ तो बैटिंग करना कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लिहाजा मेरा ये ख्याल है कि जब तक कि आप
थोड़ी सी बैटिंग में तेज़ी नहीं दिखाएंगे और गेम को फास्ट नहीं करेंगे, लोग जो हैं वो टेस्ट मैचेस में ग्राउंड्स में आना बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और ये जो टेस्ट ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जब लोग ही नहीं आएंगे, वैसे आप देख ही रहे हैं कि दुबई का ग्राउंड बिल्कुल खाली था। अच्छा सर, हम बात कर रहे थे इससे पहले भी कि ये सीरीज़ का आखिरी टेस्ट फैसला कौन बन चुका है, डू एंड डाई वाला मामला है, ये सीरीज़ हमें अपने नाम करनी ही चाहिए। तरीक़ाकार या फिर स्ट्रैटेजी में क्या तब्दीली लाना होगी कि अगले मैच में जीत हमारी गारंटीड हो जाए? देखिए, हम तो स्लो बैटिंग भी करके और फिर भी मैच जीत रहे हैं, और ये क्योंकि आखिरी मैच जो है ये डिसाइडर है कि कौन सेगा, लिहाजा मैं सिर्फ ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि लड़के जो हैं ज़रा थोड़ी सी तेज़ बैटिंग करें, और एक हदफ जो है अगर पहले बैटिंग करते हैं या दूसरी या पहली इनिंग में जो भी बैटिंग करते हैं, कम से कम 500 रन्स का हदफ लें, स्कोर करें और न्यूजीलैंड को 2 दफ़ा आउट करें। लेकिन कम से कम गेम को ज़रा थोड़ा ब्राइटन करने के लिए आपको थोड़ी अगर तेज़ क्रिकेट खेलें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो तीसरा टेस्ट में आसानी जीत जाएगा। अच्छा ज़हीर अब्बास साहब, आपका पर्सपेक्टिव, आपका ओपिनियन लेना चाहेंगे। पाकिस्तान वर्ल्ड कप की तैयारियों में बिजी है जो कि इंग्लैंड में होना है, तो आपकी नज़र में इस वक्त हमारी टीम के ऐसे कौन से बैट्समैन और बॉलर हैं जो कि वहाँ हमारा ट्रम्प कार्ड बन सकते हो? देखिए, हम जो इस वक्त लाजमी बात है सबसे बड़ी 2019 आ गया है और वर्ल्ड कप सर पर है। हमारी टीम जिस तरह कि चैंपियंस ट्रॉफी में खेली थी, इसी तरह अगर वर्ल्ड कप में भी खेलेगी तो मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप भी जीतेगा। हमारी बैटिंग लाइनअप क्लिक करती है जब ऊपर के बैट्समैन वो अच्छी बैटिंग करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका ज़हीर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे, और ये वर्ड ऑफ एडवाइस फ्रॉम सीनियर ऑफ दिस स्टैचर हमारे शो पे भी मिल रही है और होपफुली हमारे टीम मेंबर्स तक भी पहुंचे कि जो ऊपर की बैटिंग लाइनअप है, शुरू के बैट्समैन जब आते हैं उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर वो परफॉर्म कर जाएंगे हुमा तो फिर हमें एक्चुअली कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हमारी जो बॉलिंग है अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अनबीटेबल। एब्सोल्युटली, लेकिन फिर भी डिपेंडेंसी शुड नॉट बी ऑन वन एस्पेक्ट। हमारे बाकी बैट्समैन वगैरह को भी कुछ करना पड़ेगा। हम राजीव सरदेसाई से भी जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कह दिया कि जी इंडिया की टीम बेहतर है एंड ऑल दैट, लेकिन जब नवजोत सिंह सिद्धू कल आए हैं तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपको पता है वो बड़ी फनी बातें करते हैं और बड़ा उनका अंदाज मज़े का है, तो उन्होंने ये कहा कि 90% जो इंडियंस हैं वो चाहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान मैच हो, और ऑब्वियसली वो तो प्रमोशन देना ही चाह रहे थे कि ज़रूर हो। आपको पता है कि पाकिस्तान कब से हो गया कि इंडिया जाके मैच नहीं कोई खेला। It's been ages, and also obviously the stop is from there and not from our side। तो मेरा ख्याल है कि ये It's high time कि बायलैटरल सीरीज जो है वो इंडिया पाकिस्तान में शुरू हो जाए। आर्ट और डिजाइन और आर्किटेक्चर और फोटोग्राफी के स्टूडेंट्स होशियार और खबरदार हो जाएं, क्योंकि हम आपको एक बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म बताने वाले हैं जहां पे आप अपना काम शोकस कर सकते हैं, और अगर आपका काम सिलेक्ट हो गया तो वो पाकिस्तान नहीं ग्लोबली रिकग्नाइज होगा। आर्ट, डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर या ADA मैगजीन तामीराती शोबे से मुताल्लिक अफराद की 10 साल से खिदमत कर रहा है, पब्लिश हो रहा है सिंस लास्ट 10 ईयर्स, और इस मैगजीन में पाकिस्तान के बड़े बड़े प्रोफेशनल्स के काम जिद्दतों पर बात की जाती है। अब इसी फील्ड के लोगों को बेहतरीन काम करने पर एजाज़ात देने के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया है ADA अवार्ड्स का, जो बहुत जल्द होने वाले हैं। लेकिन इन ADA अवार्ड्स में अगर आपका काम है आर्ट से रिलेटेड, डिज़ाइन से रिलेटेड, आर्किटेक्चर से रिलेटेड, या आप अच्छे फोटोग्राफर हैं तो भी आप अपना काम भेज सकते हैं। कैसे भेज सकते हैं, कहां भेज सकते हैं, कब तक भेज सकते हैं, ये सब हम जान लेते हैं ADA मैगजीन की एडिटर मारिया असलम से। मारिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक टू अस, क्योंकि हम जल्दी से आपको बता दें कि फ्राइडे को भी आई हुई थी और हमने इनसे थोड़ी सी बातें की थी, बट एनीवे मारिया जल्दी से हम बता दें, ये मैगजीन्स तो हम देख रहे हैं आपके और काफ़ी सालों से आप ये निकाल भी रही हैं। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग इन अवार्ड्स के लिए फ्रॉम पाकिस्तान जो भी सबमिट करेंगे अपनी, तो आप क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड वंस अगेन, और हमें मौका दिया कि हम ये अपनी आवाज़ जो है आवाम तक पहुँचाएँ। मेरी एक्सपेक्टेशन तो ये है कि हमारा काम, हमारा टैलेंट जो है सुपर है, मगर उसको आगे आने की ज़रूरत है और उसको रिकग्नाइज़ करने की ज़रूरत है, उसको सराहने की ज़रूरत है, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ है। स्पेशली आई स्पीक ऑफ आर्किटेक्चर, डिज़ाइन एंड आर्ट। इन शोबों को आगे लाने के लिए हमने फिर ये अवार्ड्स कायम किए हैं, जो कि एक बॉडी, यस ADA इज़ अ बॉडी, बट
in collaboration with other bodies, international level, locals, stalwarts जो हमारे बड़े नाम हैं जो इन पे काम करते आए हैं, उनके साथ बैठ के एक पूरा तरीक़ेकार हुआ है और फिर हम अवार्ड्स को आगे लेके चले हैं। तो अवार्ड्स आर क्लोजिंग दिस फ्राइडे। आई वुड रिक्वेस्ट सारे पाकिस्तानियों को जो कि क्रिएटिव माइंड रखते हैं, क्रिएटिव काम करते हैं, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, आर्टिस्ट हो या वो डिज़ाइन में हो, अपना काम सामने लेकर आए, सबमिट करें। अभी स्टार्ट भी उन्होंने किया हो, ये ज़रूरी नहीं है कि absolutely. From the seniors to the emerging architects and designers and photographers and artists, 3D artists, 2D artists, communication designers. You know, there's a whole range of design works, whole range of architecture works, and whole range of artists. अच्छा बारी जल्दी से बताइए, ये काम अब आपको बता दें 18 से सबमिशंस शुरू हुई हैं, आखिरी दिन है जुमे का ये सबमिशंस देने का, 30th of this month। कहाँ भेजी जाएं ये पोर्टफोलियो? adapk.com/awards ऑनलाइन प्रोसेस है, very easy process है। Please join us in that portal, submit it, and step by step it will guide you. adapk.com/awards बहुत ही आसान है। adapk.com इतनी सी आपने करनी है। वैसे उस पे चले जाएंगे तो आपको adapk.com हम चाहेंगे कि हम यहाँ लिख के आपको बता भी दें, adapk.com/awards पे आप अपनी सबमिशन दे सकते हैं। बहुत ओपन इनविटेशन है और माशाल्लाह इतना टैलेंट है। आई कैन ओनली इमेजिन कि इसमें आपको कितना मुश्किल हो जाएगा टू इवन डिसाइड और सिलेक्ट। 3 आपके ये है आर्किटेक्चर, डिजाइन, आर्ट, हर के नीचे 10 डिसिप्लिन कैटेगरीज हैं जिसमें आप करेंगे। ज्यूरी आपकी बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग ज्यूरी है। Very proud to have those names on board. Mashallah, we have international and national names, really huge names. They are giant in their own rights, and we are very proud to have them, and we are very thankful that they will be giving us time. कौन आ रहा है पाकिस्तान से? पाकिस्तान से we have Salima Hashmi, we have Sajda Vandal, we have Javed Jabbar, we have Khurram Qasim, we have Iftikhar Azam, and then international sector we have Emre coming from Turkey, Tommaso coming from Italy, Arve coming from Paris, Savita Apte coming from Singapore. अच्छा, जो आर्टिस्ट कम्युनिटी होगी वो तो काफी familiar होगी। Absolutely, जिसकी जो डिसिप्लिन है वो उन लोगों को जानते हैं, इन नाम को जानते हैं, तो they are looking forward कि वो they will be judged by these big names. Absolutely. Right, जबरदस्त। एक दफा फिर हम आपको याद दिला दें, 30th is the last date, तो इसलिए हमने इनको दोबारा बुलाया कि आप जरूर आके कहें। हमें पता है कि हमारे यहाँ कितना टैलेंट है, and we would like कि जरूर आप इससे फायदा उठाएं। अच्छा, इस अवार्ड जिसको मिल जाता है हो ही रहा होता है, हमारे एट द सेम टाइम आपके मुल्क का काम दुनिया भर में जा रहा होता है। सो पाकिस्तान का नाम इस किस्म के डिसिप्लिन्स और इस किस्म की फील्ड्स में आगे बढ़ना, रोशन होना बहुत जरूरी है। हमें पता है कि हमारे यहाँ कितने अनबिलीवेबल आर्टिस्ट मारिया, बहुत जल्दी बिफोर वी से बाय बाय टू यू, इंसेंटिव फिर क्या मिलेगा? जिसको अवार्ड मिल गया उसको आगे क्या करेगा? जिसको अवार्ड मिल गया वो इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज्ड है, लोकली रिकॉग्नाइज्ड है, और फिर कुछ नहीं पता कि कहाँ से कहाँ वो किस लेवल पे, किस प्लेटफॉर्म पे, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन। ऑफ कोर्स वी will be promoting them in every which way, from the local to the international spectrum. 30 odd awards. Yes. Gala night 19th of January in Karachi. Performances भी होंगी, but of course awards भी हम exactly. Yes, thank you so much for having me. और यकीनन अभी आपको बम्बार्ड होने वाली हैं आप with all these. Thank you, we are ready for it. Thank you. ठीक है, अभी आप बैठे, हम जरा आगे बातें करते हैं। Thank you so much. एक बात जो मैंने ये करनी है, बिकॉज मैं बड़ी ही इंस्पायर हुई ये जब मुझे पता चला। जल्दी से आपको बताएं कि सेंट्रल यूरोप के मुल्क स्लोवेनिया ने मेजर जनरल अलेंका अर्मेनिक को अपना चीफ ऑफ आर्मी मुकर्रर किया है। अब ऑब्वियसली आप लोग सोच रहे होंगे इसमें क्या इतनी बिग डील है, तो जल्दी से आपको बता दें कि अनहोनी बात यह है कि मेजर जनरल साहब नहीं बल्कि साहिबा हैं और 29 ममालिक पर मुश्तमिल दुनिया का सबसे बड़े फौजी इत्तेहाद, जो कि नेटो की बात हो रही है, उसमें मेजर जनरल अलेंका अर्मेनिक वाहिद खातून आर्मी चीफ हैं। और ये भी जल्दी से बता दें आपको कि जनरल साहिबा ने 1991 में फौज में शमूलियत अख्तियार की थी। कुछ वक्त लगता है ये टर्मिनोलॉजी जुबान पे आने में। हाँ बिल्कुल, जनरल साहिबा आने में, लेकिन अच्छा, हम आर्ट की बात करके ना दोनों आर्टिस्ट ही बन गए बिल्कुल ब्रेक में, और हम ये मैगजीन में घर देख रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं, राइट, व्हाटएवर। और हम यानी इतने एक्सपर्ट्स हैं इधर, और हम अपनी डाल रहे हैं बीच में कि नहीं, अगर इसमें इस तरह कर दी जाए, खिड़की को उधर ले जाया जाए, इसका मतलब है आर्ट इज इंडिविजुअल। तो लिहाजा जो
जो आर्टिस्ट है कि जो समझता है कि यू नो आई हैव समथिंग टू ऑफर, वो इन अवार्ड्स में जरूर वंस अगेन आपको वेबसाइट बता दें, अगर आप बता ही रही हैं, सबमिशंस आप भेज सकते हैं adapk.com/awards पे। आपको पता है कि आजकल तो ईंट उठाएं तो फोटोग्राफर निकल आता है, तो ये सबसे आसान काम है। हाँ, लेकिन वो आसान नहीं है काम, लेकिन मतलब है कि बहुत ज्यादा है ये काम। कैसे आपने कह दिया आसान है, बट कहने का मतलब है ईंट उठा के फोटोग्राफर तो निकल रहे हैं, लेकिन अच्छे आर्टिस्टिक चंद ही, तो लिहाजा अपने स्किल को आप बेहतर करें। एनीवे जी, इस घंटे में ये तो बातें एवी कर दी हैं, बहुत सी और बातें भी करनी है। अभी आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड अली नवाज चौहान ने चेयरमैन नाब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को खत लिखा है, जिसमें कहा गया है कि नाब की हिरासत में मौजूद अफराद की तजलील और तज़हीक न की जाए। पंजाब यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर मुजाहिद कामरान के इंकशाफ को भी परेशान कुन करार दिया गया है। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में मुजाहिद कामरान ने क्या कहा, ये सुनिए। ये चीफ जस्टिस साहब के नोटिस लेने के बाद रवैये में तब्दीली आई, और उससे पहले क्या रवैया था आपके साथ? देखें, उससे पहले तो उन्होंने हमें बिठाए रखा, फिर ले गए और उसके बाद हमें बंद कर दिया गया। नैब की जो सेल्स हैं उनमें हर वक्त 24 घंटे कुंडी लगी होती है बाहर से और ताला लगा होता है, तो वो मेरा ख्याल है 24-48 2-3 दिन की बात थी। उसके बाद जब तशरीफ़ ले आए चीफ जस्टिस साहब के नोटिस लेने के बाद चेयरमैन साहब, तो उन्होंने कहा कि ये जो प्रोफेसर साहबान हैं ना, आप इनके सेल्स को ताला नहीं लगाएंगे। तो वो ताला नहीं लगता था, कुंडी नहीं लगती थी, तो हमें एक लिहाज से हमारे लिए हालात बहुत बेहतर हो गए थे। बाकी वहाँ पे CCTV कैमरा हर कमरे में भी है, मैंने वॉशरूम का नहीं कहा था, शावर में कैमरा है। और आपको बताएं कि कौमी असेंबली में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने भी ऐवान में तकरीर करते हुए मुजाहिद कामरान के इल्जामात की तौसीक की थी। पंजाब यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर को हथकड़ी लगाने पर चीफ जस्टिस ने नैब की सरजनिश की थी। देखिए, गुंजाइश तो है और उसके लिए जो लेजिस्लेचर है उसी को इक़दाम उठाने पड़ेंगे। जहाँ तक ताल्लुक़ है नैब की कारदगी का, जब मुझे किसी चीज़ के बारे में पता चलता है कि ये अनफेयर हुई है तो उसके बारे में कमेंट ज़रूर करता हूँ। और मेरा राब्ता भी है नैब के चेयरमैन साहब के साथ, उनको भी हम कई दफ़ा उनको ज़हमत देते हैं, आते हैं और उनको बताते हैं कि जी ये चीज़ें हमें पता चल रही हैं जो कि फेयर ट्रायल या फेयर इन्वेस्टिगेशन से ज़रा हट के हैं। देखिए ज़रा इनमें खुद और लुक इनटू कर रहे हैं वो कई चीज़ें। अब नाब की हिरासत में मौजूद शहबाज शरीफ के जिस्म में कैंसर की अलामात दोबारा जाहिर होने पर मेडिकल बोर्ड ने तशवीश का इजहार किया है। नाब को सिफारिश की है कि शहबाज शरीफ को खुली और हवादार जगह पर रखा जाए। बात करते हैं, हमारे साथ नाब के साबिक डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल हैं आमिर अब्बास साहब। आमिर साहब, शुक्रिया आपका। ये फरमाइएगा, ये शिकायत जो सामने आ रही हैं कि नाब अहलकार कैदियों पर तशद्दुद करते हैं, लॉकअप्स के वॉशरूम्स तक में या शावर्स तक में CCTV कैमरे लगे हुए हैं, आप इस इदारे के साथ मुंसलिक रहे हैं, क्या आपको भी ऐसी शिकायत कभी मिली? देखिए, मैं ख़ुद काफ़ी अरसा नैब से वाबस्ता रहा हूँ, मैंने लॉकअप्स भी देखे हुए हैं और नैब में जो ये तशद्दुद वाली बात है, शायद मैंने आज तक इस किस्म की चीज़ नैब में नहीं देखी और हमें भी डायरेक्टली शायद किसी ने अभी तक नहीं बताया। ये हेर से ज़्यादा है कि जी कोई तशद्दुद का एलिमेंट है। फिर भी अगर ये शिकायत है तो इसका तरीका ये है कि जब रिमांड के लिए लाया जाता हो तो वो मुल्ज़िम अदालत में बता सकता है कि जनाब मुझे नैब की कस्टडी में तशद्दुद हुआ है तो ऐसी सूरत हाल में उनका मेडिकल चेकअप कराया जा सकता है और उससे वाज़ह हो जाएगा कि आया कोई तशद्दुद के वहाँ पे निशानात या कोई ऐसी चीज़ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि नैब बाकी जो हमारे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, पुलिस है, उससे बहुत बेहतर है। यहाँ पे किसी किस्म का तशद्दुद वाला एलिमेंट या वो वाला कल्चर ही नहीं है। जहाँ तक रहेगी बात कि जी वहाँ कैमरास लगे हुए हैं, कुछ जगहों पे वाकई ही फॉर सिक्योरिटी रीजंस लगे होते हैं कि बाज़ औक़ात जो मुल्ज़िमान होते हैं वो इतने साइकोलॉजिकली उन पे अफेक्ट होता है कि वो ख़तरा होता है कहीं सुसाइड या ख़ुदकुशी ना कमिट कर ले। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई कैमरे हैं तो वो एक आदि बंदा उसको मरता है, कोई वो पब्लिक में नहीं होते। अच्छा, बात तो फिर वापस वहीं आ गई कि नैब के पास कैद रहने वाले शिकायत कर रहे हैं और नैब इसकी बिल्कुल तरदीद कर रही है। कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक को भी सूरत हाल पर तशवीश है, इसीलिए उन्होंने कहा भी। तो इस मामले की तफ्तीश कौन करेगा? सच क्या है, झूठ क्या है, पता तो चलना चाहिए।
देखिए, इसका बड़ा आसान तरीका होता है। जो नैब की अदालत है, हमने देखा है कि जी जो सेशन जजेस होते हैं या इवन मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, वो अचानक थानों का भी दौरा करते हैं, वो उसके अलावा जेल का भी मुआयना करते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो नैब का एक ऑफिस है, इसको सब पुलिस स्टेशन भी करार दिया हुआ है। तो किसी वक्त भी अगर कोई शिकायत ऐसी है तो अदालत के जो फाजिल जज साहब हैं वो जाके इसका मुआयना कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वहाँ पे जो मौजूद कैदी हैं या जो ज़ेर तफ्तीश वहाँ पे अफराद हैं, आया उनको कोई तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है या उन्हें जो एक दुनिया की स्टैंडर्ड जो होती हैं फैसिलिटीज़ कैदियों के लिए वो उन्हें दी जा रही हैं कि नहीं। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इशू ये है कि जनाब आप अगर देखिए कि जनाब जब लीडर ऑफ द अपोजिशन आते हैं नैब की कस्टडी से, तो हमें नहीं लगता कि वो किसी किस्म का तशद्दुद या कोई इस किस्म का एलिमेंट हो, क्योंकि बड़े सूटेड बूटेड वो आते हैं। तो महाज फिर भी इसको अगर चेक करना है तो अदालत जाके चेक कर सकती है। ये बताइएगा कि सच क्या है, झूठ क्या है, ये तो पता चलना ही चाहिए, लेकिन साथ में नैब कवानीन से मुतालिक पहले भी बहस होती रही है कि इसमें बड़ी तरामीम की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस साहब भी ये समझते हैं कि बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। आपका चूंकि एक्सपीरियंस है, इसलिए हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप क्या सजेशंस देंगे, क्या चेंजेस होनी चाहिए? देखिए, नैब कवानीन पे तो मैं काफ़ी अरसे से खुद भी कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे ग्रे एरियाज़ हैं कि जहाँ पे तरामीम की ज़रूरत है। लेकिन मसला ये है कि पिछले 10 साल से यही पार्लियामेंटेरियंस जिनके खिलाफ अब केसेस आ रहे हैं, काश ये उस वक्त तवज्जो देते और कहते कि जी ग्रे एरियाज़ हैं, कुछ वहाँ पे खामियां हैं, उन्हें ठीक करना चाहिए। काश ये वज़ीर आला रहे शहबाज शरीफ साहब 10 साल तो ये खुद जाके नैब के उस 10 बाय 10 के सेल का मुआयना कर लेते, क्योंकि ये चीफ एग्जीक्यूटिव थे, इनकी ड्यूटी थी कि जनाब देखते कि नैब के जो दफातर हैं या जो नैब की कस्टडी है, जो नैब का पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे कैदियों को किस तरह से रखा जाता है। मसला ये है कि जब इनके अपने ऊपर बनती है तो तब नैब का कानून भी काला कानून हो जाता है, तब नैब के कवानीन को ड्रैकोनियन लॉ भी कह दिया जाता है। इसमें जो मैं समझता हूँ कि अगर पार्लियामेंट मुत्तफिक हो, सबसे पहले चेयरमैन की अपॉइंटमेंट का तरीका कि चेयरमैन की अपॉइंटमेंट ऐसी हो कि वो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन, जिन पे अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अक्सर उनके अपने ऊपर एलिगेशंस होते हैं, तो उन्हें ये इख्तियार लेके कहीं और से इसकी अपॉइंटमेंट का तरीका करना चाहिए। फिर नैब में एक है सेक्शन 24 अरेस्ट, ये अरेस्ट का जो उन्होंने पूरे दिया है चेयरमैन को कि वो जिसको जब चाहे मर्जी जिस वक्त गिरफ्तार कर लेते हैं, तो इसका भी एक सेटल होना चाहिए। अच्छा, अब आमिर अब्बास ये भी बताइएगा कि नैब की तहवील में मौजूद शहबाज शरीफ की सेहत से मुतालिक तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं, तो नैब कवानीन के मुताबिक अब क्या ऑप्शंस हैं? क्या शहबाज शरीफ को रिहा भी किया जा सकता है या फिर वो बिल्कुल ऑप्शन नहीं है? देखिए, जहाँ भी कोई कैदी होता है, अगर उसका किसी किस्म की कोई मर्ज में मुब्तला है तो उसकी ट्रीटमेंट कराना किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ का फ़र्ज़ होता है। और शहबाज शरीफ साहब को हम देख रहे हैं कि उनके टेस्ट भी हो रहे हैं, उन्हें उनके इस्लामाबाद जब लाया जाता है अपने ही घर को सब जेल करार दिया हुआ है। और इसके अलावा मज़ीद अगर जो रिपोर्ट्स आती हैं तो ऐसी बुनियाद पर उसको आप ये कर सकते हैं कि उनकी ट्रीटमेंट कराना तो अदारे का फ़र्ज़ है। और अगर अदालत वो चले जाएंगे और इस ग्राउंड पे वो अपनी ज़मानत भी लगा सकते हैं कि जनाब मुझे मेडिकल ग्राउंड्स पे ज़मानत दे दी जाए, ये उनका राइट है। फिर अदालत उस बोर्ड की देखेगा कि जी जो मेडिकल बोर्ड है उसकी रिपोर्ट क्या है, फिर उसके बाद अदालत इस चीज़ का फैसला करेगी कि आया उन्हें ज़मानत इन ग्राउंड्स पे, मेडिकल ग्राउंड्स पे देनी है या नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ मौजूद थे नाब के साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल आमिर अब्बास साहब। लेट्स सी कि क्या होता है आगे, जिस तरह चीज़ें अनफोल्ड होंगी हम आपको अपडेटेड रखेंगे। कराची में तो पूरा वो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हो ही रहा था, लेकिन अब कराची पे ख़त्म नहीं होनी चीज़, लगता है कि चीज़ लाहौर भी पहुंच रही है। तो उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि कराची के बाद लाहौर में भी तजावुज़ात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन हो रहा है और मॉल रोड और हॉल रोड तक की सफाई होगी। हॉल रोड की तो सफाई हो जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है। आपको ये बता दें कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने
अहम फैसला देते हुए लाहौर में मॉल रोड, हॉल रोड, शाह आलम मार्केट और दाता दरबार के इर्द गिर्द तजावुज़ात ख़त्म करने का हुक्म दिया है और डिप्टी कमिश्नर से कहा गया है कि बिला इम्तियाज़ तजावुज़ात ख़त्म करके सड़कें बहाल की जाएं। DC लाहौर साले सईद ने अदालती अहकामात पर अमल कराने की यकीन दहानी भी करा दी है। तो आप जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ ऑपरेशन जो कि वहाँ होने वाला है। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर मॉल रोड, हॉल रोड, शाह आलम मार्केट और दाता दरबार जो है उसके इर्द गिर्द तजावुज़ात हटाने का काम भी जारी है। और आपको ये भी बता दें कि फुटपाथों और सड़कों पर सामान रख कर फरोख्त करने वालों को उठाया गया, जबकि दुकानों के इजाफी छज्जे जो ऊपर लगे होते हैं एक्स्ट्रा, वो भी गिरा दिए गए हैं और स्टॉल्स भी इसके अलावा स्टॉल्स भी तोड़ दिए गए हैं। और सड़कों, बाजारों और मैदानों के बाद अब रिहायशी इलाकों में कायम कमर्शियल इमारतों के खिलाफ भी ऑपरेशन होने वाला है। जब बात हुई ना कि ये जो आर्जी दुकानें लगाकर चीजें बेच रहे होते हैं, तो मॉल रोड पे आपको याद है पैनोरामा सेंटर के सामने सनग्लासेस की एक मार्केट है। चश्मे जो है ना वो 200-300 की रेंज में आपको बाहर फुटपाथ पर अच्छे खासे बिकते हुए नजर आते हैं। चश्मे मिलते हैं, मोजे मिलते हैं, मैं बताता हूँ और क्या मिलते हैं, नाड़े मिलते हैं वहाँ पे, इलास्टिक भी मिलते हैं। Thank you for that information. very लेकिन अब अगर हमें चाहिए नहीं, अगर नहीं मिलेंगे वहाँ पे तो हम कहाँ से लेंगे वो 300 रुपए वाले चश्मे? वैसे बाय द वे आई हैव टू कन्फेस द बेस्ट चश्मे आर द 300 रुपए वाले चश्मे ऑल्सो, बिकॉज इतने स्टाइल्स में अगर आप कोई डिजाइनर चश्मा कोई फैड की खातिर आप ले लें, कोई 15-20 हज़ार का, उफ़ल्ला बहुत ही ज्यादा पैसे हैं, तो सोचे वो कितनी देर चलेगा, 6 महीने, अच्छा उसके बाद एक और फैड आ जाएगा। अब वो लेकिन संभाल के रख ले, कहीं खास जगह पे जाना हो तो आप वो पहन ले। इसी पे हमने बात भी करनी है। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अहमद फराज हॉल रोड लाहौर में मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। अहमद, बताइएगा कि इर्द गिर्द कितने दिनों से काम शुरू हो चुका है और आपको कुछ बेहतरी नजर आ रही है कि जैसे तजावुज़ात हटी हैं और माहौल खुला है थोड़ा सा वहाँ? जी बिल्कुल हुमा, यहाँ पर पीर के रोज़ अदालती आलिया की जानिब से डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को, लाहौर इंतज़ामिया को ये हदायत की गई थी कि लाहौर में जो मार्केट्स हैं जिनमें ख़ास तौर पर हाल रोड है, बिडन मोंटगोमरी मार्केट है, न्यू अनारकली बाज़ार है, शालमी है और जितनी भी मार्केट्स हैं वहाँ पर तजावुज़ात को 24 घंटे के अंदर हटा लिया जाए, ख़त्म किया जाए। जिसके बाद फिर उन अहकामात के फौरी बाद जो था एंटी इंक्रोचमेंट का जो अमला था वो इन मार्केटों में पहुँच गया, ट्रक्स लेके और अमला लेकर, और वहाँ पर जितने भी फुटपाथ और सड़कों पर जो तजावुज़ात बनाई हुई थी उनको हटाने का काम उन्होंने शुरू कर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने तो अपना काम जारी रखा, लेकिन उससे ज़्यादा जो डिस्टर्बेंस होती है इन तजावुज़ात में, वो जो मार्केट्स में जो पार्किंग है ख़ास तौर पर, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग के आगे पार्किंग, फिर उसके आगे पार्किंग, यानी कि मोटरसाइकिलें और गाड़ियों के आगे गाड़ियाँ खड़ी कर दी जाती हैं, ये भी तजावुज़ात होती है। इनकी वजह से भी सड़क पर काफ़ी रुकावट होती है। और ख़ास तौर पर जो इन दुकानदारों ने जनरेटर्स जो होते हैं वो जनरेटर्स बाहर रखे होते हैं, क्योंकि जनरेटर तो अंदर रख ही नहीं सकते, अंदर रखेंगे तो खुदा ना खा सकती है या कोई नुकसान हो सकता है। उन जनरेटर को भी नहीं हटाया जा सकता, ना ही पार्किंग हटाई जा सकती है। सिर्फ उन तजावुज़ात में काउंटर्स जो हैं और जो यहाँ पर ठेले होते हैं उनको सिर्फ हटाया गया ताकि फुटपाथ जो है क्लियर हो। लेकिन बदकिस्मती से जब एंटी इंक्रोचमेंट का अमला जो है वो इस ऑपरेशन के बाद यहाँ से जाता है तो उसके थोड़ी देर बाद ये फिर यहाँ पे काउंटर रख लेते हैं। तो ये जो है कि जनरेटर्स को भी हटाया नहीं जा सकता। सच कोई पक्की दुकानें तो आगे बढ़ाई नहीं गई थी, वो तो पहले ही लाहौर में सिलसिला खत्म हो गया था। असल में जो हॉल रोड और अतराफ में मसला होता है वो गाड़ियां खड़ी करने की वजह से मसला होता है। अब जब हॉल रोड पे कारोबार का आगाज होगा और गाड़ियां पार्क होंगी तो फिर गुजरने की वैसे ही जगह नहीं बनती, उसके बाद तो सूरत हाल वैसे ही हो जाती होगी, ना आप गुजर सकते हैं ना पैदल चल सकते हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, यानी कि आपसे कुछ देर बाद यानी कि 11 से लेकर 12 बजे तक ये मार्केट तो हैं ये आमतौर पर खुलनी शुरू हो जाती हैं। और अभी भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो दुकानों के जो अमला होता है, जो उनके वर्कर्स होते हैं, उनका आने का टाइम शुरू हो चुका है। वो भी ज़्यादातर क्योंकि मोटरसाइकिलों पर आते हैं तो ज़ाहिर है कस्टमर्स ने भी आना होता है मोटरसाइकिलों पर, गाड़ियों पर। यहाँ पर गाड़ी पार्क करने का ऐसा कोई जो है वो पार्किंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो पार्किंग होती है वो दुकानदारों की ही होती है, उन्हीं के अमले की, उन्हीं के कारकुनों की मोटरसाइकिलें होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं। ग्राहक जो है यहाँ पर पार्किंग नहीं कर सकते, यहाँ फिर वो मॉल रोड पे जाते हैं
या फिर सर्कुलर रोड पर वो गाड़ियां पार्क करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर जब दुकान मुकम्मल तौर पर जब मार्केट्स खुल जाती हैं तो बमुश्किल जो है एक गाड़ी ही सड़क से गुजर सकती है। हालांकि आप देख सकते हैं ये 15 चौड़ी सड़क है, लेकिन जब मार्केट खुलेगी तो बड़ी मुश्किल से एक गाड़ी भी गुजरेगी। लेकिन तजावुज़ात जो हैं वो बदस्तूर जो हैं वो काउंटर्स जो होते हैं, जो डेस्क होते हैं, वो दोबारा बाहर आ जाते हैं। एंटी इंक्रोचमेंट का जब मामला आता है वो उसको हटा लेते हैं, लेकिन अब जब वो जाते हैं वो दोबारा वहाँ पर तजावुज़ात आके उस पर कब्जा कर लेते हैं। जी बहुत शुक्रिया अहमद फराज। और एक्चुअली हम पहले भी ये बात कर रहे थे जब ये कराची में भी ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है कि ऑल्टरनेटिव तबादिल देना बहुत जरूरी है। तो ये गाड़ियों का इशू कि कहाँ खड़ी की जाए, लोग किधर जाएं। लाहौर में हॉल रोड का असल जो मेजर मसला है वो पार्किंग का, बीडन रोड का, लाहौर रोड का, हॉल रोड का, यहाँ पे पार्किंग नहीं मिलती। जब गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, तह दर तह गाड़ियाँ खड़ी होती हैं तो आप गुजर नहीं सकते। इन दैट केस वी नीड पार्किंग प्लाजा लाहौर शाह में तो फिर भी है, लेकिन यहाँ पे नहीं है सच। और हॉल रोड पे वो दुकानें जो गाड़ियों में साउंड सिस्टम लगाए जाते हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि गाड़ी का खड़े होना भी वहाँ जरूरी है, क्योंकि गाड़ी खड़ी होगी वो तो दुकानदार आके वो स्पीकर और वो म्यूजिक सिस्टम लगाएगा। बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट आपको बड़ी अच्छी प्राइसेस में वहाँ से मिल भी जाता है, क्योंकि हमने लिया हुआ है ना। कितनी हार्ड ड्राइव और कंप्यूटर की चीजें, हर चीज उधर हो जाती है। बहुत ही जबरदस्त जगह है। और वो मौसम का हाल आप पूछना चाह रहे थे, वो लोगों की जैकेट्स और वो धुस्सों से पता चला था ना, सर्दी है। अभी आगे बढ़ते हुए आपको ये बताना चाहते हैं, मकबूजा कश्मीर की जरा बात करेंगे। भारतीय हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर में सियासी और खूनी गदर मचा रखा है, कोई देखने रोकने वाला नहीं है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। कश्मीर की बात करते हैं और मतलब कि कोई भी जो उससे बचा हो, सारे अफेक्टेड हैं। जिस तरह आप अभी 2 साल के बच्चे की भी बात करें, इसी पे हम जरा मजीद बात भी करेंगे। मकबूजा वादी की मौजूदा सूरत हाल पर रोशनी डालने के लिए हमें ज्वाइन किया है हुर्रियत रहनुमा मशाल मलिक। बहुत बहुत शुक्रिया मशाल। मकबूजा वादी में एक बार फिर भारत सरकार ने जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है, इसी की पूरी हम डिटेल भी ले रहे थे। इस पर ऐसा क्या हो गया, वो क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, हिंदुस्तान की तो पॉलिसी बंदूक की पॉलिसी है मकबूजा जम्मू कश्मीर में। लाशें वो कब से कितनी दहाइयों से हमें लाशें ही मिल रही हैं अपने लोगों की। और सिर्फ 3 दिनों में अगर आप देखें 20 से ज़्यादा शहादतें हुई हैं जवानों की, और उसमें ओवर 70 की तादाद में लोग इस वक्त क्रिटिकली इंजर्ड हैं, जिसके अंदर 3 बच्चे भी हैं और एक छोटी दूध पीती बच्ची है 18 महीने की, जिसको पैलेट्स उसके आंखें भी इसकी चली गई हैं और उसके चेहरे के ऊपर भी सुराख बन गए हैं पैलेट्स की वजह से। तो ये तो इनकी दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, कोई इसमें रुकावट तो नहीं आ रही है। इनके तो एक ही इनकी मिलिटरिस्टिक या टेररिस्ट अप्रोच की जो माइंडसेट की है वो तो कंटिन्यू कर रही है मोदी रजीम में। ट्रू। अच्छा, ऑब्वियसली ये सारी आप बात बता रहे हैं कि हमें वो विजुअल्स आना स्टार्ट हो गए हैं, अभी हम कुछ दिखा भी रहे थे मशाल। अब तो ऑब्वियसली भारत इस नहज पर आ चुका है कि मकबूजा कश्मीर में अपनी ही कठपुतली हुकूमत भी नहीं रहने दिया। तो क्या अब फौज से ही निज़ाम चलवाएंगे या फिर कोई और उन्होंने तरीका इस्तेमाल करने का सोचा है? हमें पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि यहाँ जो इलेक्शंस भी कराए जाते हैं, जो आजकल भी नाम नहाद इलेक्शंस जो हो रहे हैं, वो भी क्या हैं? बंदूक के नीचे घसीट के लोगों को बाहर निकालना, गन पॉइंट पे उनको फोर्स करना कि तुम लोग किसी को इलेक्ट करो वहाँ पे, और वहाँ पे भी जो भी इलेक्टोरल्स हैं वो भी दिल्ली सरकार की वजह से वहाँ पे खड़े हुए हैं, क्योंकि ये जो कोई भी इलेक्शंस वहाँ होते हैं, जब इनकी कारकर्दगी देखें आप, इनके जब ये आते हैं पार्लियामेंट के अंदर, जो इनकी वहाँ पे बनाई गई है हिंदुस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के अंदर, वहाँ पे काले कवानीन ही पास किए जाते हैं, जिससे कि हिंदुस्तान की आर्मी को जो उनके काले कवानीन हैं उनको उनकी जो ड्यूरेशन है वो बढ़ाई जाती है। हर 5 साल के बाद ये इलेक्शंस होते हैं, और ये सिर्फ इसलिए कराए जाते हैं कि इंडियन आर्मी को इम्यूनिटी दी जाए। उनके काले कवानीन जिसमें टाडा, पोटा, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट है, लाइसेंस टू किल है लोगों को मारने का, और जो उनकी हंटिंग स्प्री है हिंदुस्तान की आर्मी की, उसको कंटिन्यू करने के लिए ये एक मोहरा होता है। ये बताइएगा कि अभी करतारपुर राहदारी खोलने के बाद, ये तो हमने बात की ही है, लेकिन इससे पहले आप ये भी बताइए कि पैलेट गन्स का जो इशू है, इस पर पूरी दुनिया आवाज़ उठाती रही है, लेकिन फिर भी इनका बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान के किरदार पे हम जानना चाहते हैं आपकी राय कि हम क्या करें, हम और किस तरह, किस मौसर अंदाज में दुनिया तक ये पैगाम पहुँचाएं।
देखिए, पाकिस्तान हमेशा कश्मीरी कौम का साथ देता रहा है। यूएन की करारदादों का सिग्नेटरी भी है पाकिस्तान, हिंदुस्तान भी है इसका, मगर हिंदुस्तान ने हमेशा वायलेट किया है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस को। और अब तो एक रिपोर्ट भी आ चुकी है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, बाकायदा पब्लिश हुई है ह्यूमन राइट्स कमिश्नर की तरफ से, जिसमें इन डेप्थ मेंशन किया गया है जो ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं हिंदुस्तान की तरफ से, और कमीशन का डिमांड किया गया है। तो ये डिमांड जो है पाकिस्तान को इसके अंदर और भी ज़्यादा असर्टिव होना चाहिए, दुनिया भर में कश्मीरी कौम का मैसेज पहुंचाना चाहिए। जो जुल्म हिंदुस्तान कर रहा है इसके ऊपर बाकायदा पाकिस्तान की तरफ से भी एक कमीशन या कोई कमेटी या कुछ फोरम होना चाहिए जिसके अंदर ऑल स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए, जिसके अंदर पाकिस्तान की डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हों, की रिप्रेजेंटेशन हो, मकबूजा जम्मू। शुक्रिया। So this is it for today. And do write to us at Jio Pakistan TV, अपना फीडबैक दीजिए जो अब तक आ रहा है फीडबैक। हाँ, वो तो आ ही रहा है आपका। Thank you. See you tomorrow. खुदा हाफिज़।